हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश कुमार क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं BNMU के द्वारा पूछे गए वर्ष 2021 के बीकॉम पार्ट 3 के पेपर नंबर 7 जो है टैक्सेशन एंड लॉ अकाउंट्स के क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एज यूजुअल क्या है, ट्रू और फॉल्स, सही एवं गलत। अब देखिए, इस वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य क्या है कि इसमें सिर्फ हम लोग ट्रू फॉल्स नहीं बल्कि ट्रू फॉल्स के साथ साथ हम ये देखेंगे क्यों सही है क्यों गलत है। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है इनकम टैक्स इज अ इनडायरेक्ट टैक्स, है ना? क्या सही है? नहीं। क्यों? टैक्स दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपका जो इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स एग्जांपल जैसे GST हो गया। किसे कहते हैं? जैसे देखिए, जो टैक्स किसी व्यक्ति के ऊपर लगाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष पे, है ना, जैसे आकाश कुमार, ठीक है, अगर डायरेक्ट टैक्स लगाते हैं वो किसी व्यक्ति के नाम पे लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। और जब किसी वस्तु पे लगाया जाता है, अब जैसे ये पेन है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा, हम इसके ऊपर टैक्स, अब ये वस्तु आकाश खरीदेगा तो आकाश पे करेगा, सुमित खरीदेगा सुमित पे करेगा, ठीक है, जो खरीदेंगे वो पे करेंगे, इसीलिए इनका नाम है इनडायरेक्ट टैक्स। इसके ऊपर लगाया गया टैक्स है इनडायरेक्ट। और किसी व्यक्ति यानी आकाश, आरुष, मोहन, सोहन, है ना, इसके ऊपर लगा रहा है तो वो कैसा कहा जाता है? डायरेक्टली किसी व्यक्ति पे लग रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे लग रहा है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो आपका ये जो इनकम टैक्स है वो कैसा टैक्स है? वो आपका डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, इसलिए गलत है। दूसरा, असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 31 मार्च एवरी ईयर फ्रॉम लड़का छूट गया है। ठीक है, असेसमेंट ईयर कह रहा है कि स्टार्ट होता है 31 मार्च से। पहली बात जान लीजिए, कोई भी ईयर असेसमेंट हो चाहे प्रीवियस हो, दो तरह का ईयर होता है। असेसमेंट प्रीवियस ईयर कोई भी स्टार्ट नहीं होता 31 पे, वो खत्म होता है। अगर ये क्वेश्चन होता कि स्टार्ट असेसमेंट ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च तो ये सही हो जाता। तो यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए 1 अप्रैल, है ना, 1 अप्रैल होता तो ये सही हो जाता। 31 मार्च तो कहीं से पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। अब यहाँ जान लीजिए असेसमेंट ईयर क्या होता है, एक और ईयर है कौन? प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए हम कोई इनकम कमाए, जैसे 2019-20 में, ठीक है, ये इनकम 2019-20 पे इस पर जो टैक्स लगाना होता है वो कब लगता है? 2020-21 यानी अगले साल। तो ये जो ईयर है इसको बोलेंगे प्रीवियस ईयर यानी गत वर्ष, और ये जो ईयर इसको बोलेंगे असेसमेंट ईयर यानी कर वर्ष होता है इंग्लिश में, जहाँ यानी आप 2020-21 में जो टैक्स लगा रहे हैं वो कौन से इनकम पे? 19-20 की इनकम पे लगा रहे हैं, तो ये प्रीवियस ईयर कहलाएगा, ये असेसमेंट ईयर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात ये नहीं था, बात था कि कब खत्म होता है। तो चाहे दोनों ईयर हो, प्रीवियस हो चाहे असेसमेंट हो, दोनों ही शुरू होता है। कब से शुरू होता है? ये 1 अप्रैल से। यहाँ लिखते हैं ये 1 अप्रैल से शुरू होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1 अप्रैल 2019 तो खत्म कब होगा? 31 मार्च 2020, है ना, ये ऐसा। तो कभी भी ये शुरू तो नहीं हो सकता ना, स्टार्ट लिखा शुरू तो कभी नहीं, शुरू कभी होगा जब होगा अप्रैल से या मार्च से, गलत हो गया। अब ये क्या कर रहा है? फॉर द इनकम टैक्स पर्पस द टोटल इनकम इज राउंडेड ऑफ मल्टीपल ऑफ 10। बिल्कुल सही। होता क्या ये राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है? ये राउंड ऑफ में एक्चुअली 2 ऐप हो जाता है। हाँ, राउंड ऑफ में क्या होता है? राउंड ऑफ का मतलब होता है क्या? राउंड ऑफ मतलब जैसे सपोज मान लीजिए हम किसी व्यक्ति का टैक्स इनकम, मान लीजिए वो जैसे किसी का टैक्स निकाले, ठीक है, टैक्स निकाले तो टैक्स मान लीजिए ऐसा आ रहा है, ठीक है, एक मान लीजिए सपोज आ रहा है 3,06,288 रुपया, देख लीजिए। अब क्या होता है, ये जो 88 रुपया आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये 88 रुपया इसको राउंड कर दिया जाता है, मतलब 10 के मल्टीपल में, यानी 88 है, इसको कितना कर दिया जाएगा? इसको 90 कर दिया जाएगा, है ना। अगर ये 81 होता तो इसको कितना कर दिया जाता? 80 हो जाता है, मतलब 10, 80 या 90। सीधे 10 को मैंने समझिए ना, आपको अगर 5 से नीचे रहा तो 5 पीछे हो जाएगा, 5 से आगे रहा तो 5 आगे हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब अगर 81 रहा तो वो 80 हो जाएगा, है ना, और अगर 86 रहा तो वो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो हमेशा क्या करता है, इनकम के पीछे में सबसे लास्ट का जो 2 डिजिट, मतलब लास्ट का जो डिजिट वहाँ पे 0 लाना होता है, एनी हाउ, ठीक है, इसीलिए बोला मल्टीपल ऑफ 10। हमेशा इनकम टैक्स जो अथॉरिटी है वो क्या करती है, जब भी किसी का टैक्स निकालती है तो उसके इनकम को राउंड अप कर देती है, मतलब 10 के मल्टीपल में ले आती है, मतलब उसको ना लास्ट में कभी भी उसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नहीं दिखेगा, सिर्फ क्या लिखेगा? 0 दिखेगा। उसको बोलते हैं राउंड अप करना। ठीक है, तो ये कह रहा है कि टोटल इनकम किस में किया जाता है? 10 के मल्टीपल में नाम किया जाता है। बिल्कुल सही, ये सही है, 10 के मल्टीपल किया जाता है। ठीक है, अब आइए अगला, A non-resident is one who get income in foreign। कह रहा है नॉन रेसिडेंट कौन होते हैं? नॉन रेसिडेंट वो होते हैं जो फॉरेन में क्या करते हैं? इनकम गेट करते हैं। ठीक है, तो नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता है, हो सकता है यहाँ का जो रेसिडेंट है, जो यहाँ का निवासी है, वो फॉरेन में इनकम रिसीव कर रहा है,
तो वहाँ तो क्या हुआ, ऐसा तो नहीं फॉरेन इनकम कहना है। नॉन रेसिडेंट है इज वन हु गेट इनकम इन फॉरेन। नॉन रेसिडेंट यहाँ क्या बोल, यहाँ बोल रहा है कि एनआरआई वो है जो फॉरेन में इनकम रिसीव करता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। एनआरआई या आरआई वो डिपेंड करते हैं दो बेसिक दो कंडीशन और एडिशनल दो कंडीशन, है ना। 182 डेज वाला कंडीशन होता है कि अगर वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर अगर बढ़ रह गए तो रेसिडेंट हो गए, ठीक है। इसके अलावा एक कंडीशन और है, फिर दो एडिशनल कंडीशन है। ये सारे कंडीशन को फुलफिल करने के बाद पता चलता है जब दो बेसिक कंडीशन अगर वो फुलफिल नहीं करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, एनआरआई कहलाते हैं। एनआरआई होना और आरआई होना इनकम पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है, वो रेसिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है, मतलब वो कितने दिन इंडिया में रह रहे हैं उन सब बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे इसका ये मतलब ये जो कह रहा है कि नहीं फॉरेन में इनकम रिसीव किए तो वो नॉन रेसिडेंट हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो इंडिया के रेसिडेंट हैं लेकिन फॉरेन में इनकम रिसीव कर रहे हैं तो वो रेसिडेंट कहलाते हैं। बहुत ऐसे हैं जो फॉरेन के हैं वो इंडिया में हैं तो भी वो नॉन रेसिडेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो इनकम डिसाइड नहीं करता कौन आरआई है कौन एनआरआई है, कौन डिसाइड करता है, रेसिडेंशियल स्टेटस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, मनी रिसीव फ्रॉम लीव सैलरी ऑन रिटायरमेंट एम्प्लॉयज आर टैक्स फ्री ऑफ ऑल फॉर ऑल रिटायरिंग एम्प्लॉय, गलत है ना। सभी के लिए नहीं, सिर्फ किसके लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, याद रखिएगा, सिर्फ सरकारी जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए क्या है, टैक्स फ्री है, बाकी सबके लिए टैक्सेबल है। क्या है, तो लीव सैलरी। लीव सैलरी क्या होता है, जब जॉब से रिटायर होने पर या जॉब को रिजाइन करने पर जो आपको अमाउंट मिलता है, ठीक है, जो इन कैश में जो आपको अमाउंट मिलता है उसको बोलते हैं लीव सैलरी, मनी रिसीव फ्रॉम लीव सैलरी। तो लीव सैलरी से रिटायरमेंट के टाइम आया हुआ पैसा टैक्सेबल होता है, किसके लिए, नॉन गवर्नमेंट वाले के लिए, और फ्री होता है किसके लिए, गवर्नमेंट वाले के लिए। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में बोला था सभी के लिए क्या होता है, टैक्स फ्री, तो गलत है, नहीं, सभी के लिए नहीं होता, ठीक है। सब टेनेंट को कहा जाता है सिक्मी टेनेंट, है ना, सही बात है ये, ठीक है, सही है, इसको कहा जाता है। अब ये सब टेनेंट कौन होते हैं, सब टेनेंट जैसे मान लीजिए कोई एक मकान है, बताए थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में जहाँ पे सबलेटिंग वाला टॉपिक आया था अंडर अदर सोर्स वाले में, है ना। सब टेनेंट का जैसे मान लीजिए हम कोई मकान भाड़ा पे लिए, ठीक है, हम ये मकान भाड़ा पे लिए, फिर हम ये मकान क्या कि किसी और को भाड़े पे दे दिए, हम खुद भाड़े पे थे फिर हम भी किसी को भाड़े पे दे दिए, तो क्या होता है, इसको बोलते हैं पहले किसी को दिया ना तो हो गया लेट आउट, फिर वो किसी को दिया तो वो कहलाता है सबलेट, फिर सबलेट। तो ये कह रहा है कि सबलेट, अब अच्छा हम हो गए टेनेंट और जो हम किसी को दिए वो होगा सब टेनेंट, तो वही कह रहा है सब टेनेंट को कहा जाता है, ठीक है, सिक्मी टेनेंट भी कहा जाता है, ये सही है, ठीक है। अब आइए, डिप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, ये तो 11th क्लास की बात है ना, ये 11th में 12th में ये मतलब सदाबहार टॉपिक है, ठीक है। कि डिप्रिसिएशन किसको बोलते हैं, अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स के वैल्यू में जो क्रमशः डिक्रीजमेंट आता है ड्यू टू वियर एंड टियर, ऑब्सोलेंस, पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, या फिर एक्सीडेंट ऐसा होने से, ठीक है, या फिर वियर एंड टियर यूज करने से, तो हम उसको क्या डिप्रिसिएशन बोलते हैं, ये 100% सही। चैरिटी रिसीव फ्रॉम कस्टमर इज अ बिजनेस इनकम, गलत है, चैरिटी रिसीव, ठीक है, बिजनेस इनकम नहीं होता, क्यों, बिजनेस इनकम कौन हुआ, बिजनेस इनकम हुआ जिसका बिजनेस है। सपोज हम ये पेन बेचते हैं तो मेरा इस पेन से जो इनकम आएगा वो मेरा बिजनेस है। तो अब बताइए क्या चैरिटी ये जो चैरिटी से पैसा आया ये कभी कभार कैजुअल इनकम हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अब जैसे ये मेरा क्लासरूम है या ये मेरा क्लास है कोचिंग, या आकाश कॉमर्स क्लास मेरा कोचिंग है, ठीक है। अब मैंने पढ़ा रहे हैं, कोई आया बोला ठीक है बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ये लो तुम कुछ फंड ये लो 10,000, ये लो 50,000, 1 लाख रुपये हमको दिया कि हाँ भाई तुम अपने बच्चों में ना और कुछ बेहतर अपने पढ़ाई के इंस्ट्रूमेंट्स को और थोड़ा बेहतर करो। ये उनके द्वारा दिया गया चैरिटी था, ये मेरे लिए बिजनेस इनकम नहीं। मेरा बिजनेस इनकम क्या माना जाएगा, हम ट्यूशन पढ़ाते हैं या फिर हम कोचिंग पढ़ाते हैं या फिर हम पढ़ाते तो जो ट्यूशन फी आता है वो मेरा बिजनेस इनकम हुआ, वो जो चैरिटी आया वो सब बिजनेस नहीं, वो सब मेरा कैजुअल इनकम हुआ, ठीक है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। अब आइए कैपिटल गेन अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल गेन जो कि आपका 5 हेड में से चौथा हेड है ना, जो 5 हेड होते हैं इनकम टैक्स में, उसमें चौथा हेड कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कह रहा है कैपिटल गेन होता है कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से, बिल्कुल सही। कैपिटल एसेट को जब हम ट्रांसफर करते हैं या बेचते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो उससे जो प्रॉफिट आता है ना उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन बोलते हैं, ठीक है। तो हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल गेन बोला प्रॉफिट होगा तो क्या हुआ, गेन कहलाएगा, और लॉस हो जाएगा अगर मान एसेट बेचे हैं लॉस हो गया तो वहाँ कैपिटल लॉस हो जाएगा। तो कह रहा है कैपिटल गेन ट्रांसफर सही है। अब यहाँ एक सवाल है कैपिटल एसेट क्या होता है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे देखिए नोट दिया है ना, यहाँ देखिए नोट है कैपिटल एसेट किसे कहते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए
अब देखिए कैपिटल एसेट की परिभाषा क्या दी गई है इनकम टैक्स में। कैपिटल एसेट्स इंक्लूड करता है किसको, परमानेंट, टेम्पररी, फिजिकल, नॉन फिजिकल, टेंजिबल, इनटेंजिबल एसेट्स, मतलब सभी तरह के संपत्ति को, परमानेंट हो, टेम्पररी हो, फिजिकल हो, नॉन फिजिकल हो, दिखने वाले हो, ना दिखने वाले हो एसेट्स को। और सुन लीजिए, मे और मे नॉट रिलेटेड विद बिजनेस, वो बिजनेस या बिजनेस से रिलेटेड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो कैपिटल एसेट में आते हैं। यानी इन सब के बेचने के बारे में कहा जा रहा था ना, इन सब को बेचने से जो प्रॉफिट आता है उसको कैपिटल बोलते हैं। अब कुछ इसके एक्सेप्शन है कैपिटल एसेट में, कुछ टेंजिबल मैंने ये सब होते हुए भी कुछ कैपिटल एसेट नहीं, कुछ ऐसे एसेट है जो कैपिटल एसेट नहीं माने जाते। कौन है वो? तो सबसे पहले देखिए ये एक्सेप्शन है ना, सबसे पहले कौन है? स्टॉक इन ट्रेड। आप किसी चीज का बिजनेस कर रहे हैं तो आपका जो स्टॉक है, जो ट्रेड में जो आपका स्टॉक है, वो आपका कैपिटल एसेट में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये स्टॉक आपका पीजीबीपी है ना, जो आपका चौथा हेड है पीजीबीपी, हाँ तीसरा हेड जो है पीजीबीपी, उसमें ये चला जाता है, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, कैपिटल एसेट में से बाहर कर दिए। फिर क्या है? गुड्स ऑफ पर्सनल यूज, अपने निजी इस्तेमाल करने के लिए कोई एसेट आपके पास है, आपका फोन, आपका जो भी आपके पास अपना पर्सनल एसेट है, कंप्यूटर, लैपटॉप भी है, ठीक है, तो वो सब क्या होता है, वो सब भी कैपिटल एसेट में नहीं आता। लेकिन आप इसमें भी कुछ अपवाद है। क्या अपवाद है? देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट है ना, एक्सेप्ट क्या है, यानी आपका पर्सनल एसेट होते हुए भी कैपिटल एसेट माना जाएगा। कहने का मतलब उसका ट्रांसफर से आपको कैपिटल गेन आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा। तो वो ऐसे कौन से एसेट है? अब जैसे आपकी मान लीजिए आपके पास कोई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है ना, मतलब क्या, जैसे पेंटिंग्स हो गया, आर्ट हो गया, ठीक है, होता है ना आर्ट में, जैसे पुराने मैंने होता है 90s का कुछ ऐसे मैंने पुराने 50 साल 100 साल पुराने आपके पास मूर्ति है, कुछ ऐसा आर्कियोलॉजिकल जिसका देखते होंगे स्मगलिंग वगैरह होता है, मूवी वगैरह दिखाया जाता है। अगर वो सब चीज़ आपकी, क्योंकि वो सब ना वो कॉस्टली देखते हैं, वो सब का स्मगलिंग क्यों होता है, वो सब लाखों करोड़ों रुपये में इसका बिक्री होता है, ठीक है, कुछ है नहीं ऐसा, बस एक होता है चूंकि हिस्टोरिकल है, तो एक मतलब होता है कि हाँ भाई मेरे पास ये चीज़ है, तो वो आपका पर्सनल एसेट होते हुए भी। अभी देखिए क्या बोला था, पर्सनल एसेट कैपिटल एसेट नहीं होता है, लेकिन पर्सनल एसेट होते हुए भी कैपिटल एसेट है। कौन? आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, पेंटिंग्स हो गया, ठीक है, पेंटिंग्स देखे हमने धमाल पिक्चर में था ना पेंटिंग, वो सब पेंटिंग हो गया, आर्ट हो गया, ठीक है। फिर ज्वेलरी, आपका सोना, अब देखते हैं सोना चांदी बेचते हैं तो उसमें भी टैक्स लग जाता है। क्यों? अब भले आप तो पर्सनल है, फिर भी वो क्या है, वो आपके कैपिटल एसेट में आता है। देखिए एक्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन में पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन पर्सनल, लेकिन पर्सनल जो कि नहीं होता, लेकिन पर्सनल होने के बावजूद ये ज्वेलरी जो आप पहनने के लिए जो पहनते हैं या यूज करते हैं, वो भी आपका कैपिटल एसेट है। यानी कि इसको अगर ट्रांसफर करते हैं तो वो टैक्सेबल होता है, शेयर और प्रॉफिट टैक्सेबल प्रॉफिट है। स्टैच्यू मतलब मूर्ति वगैरह सब जो होता है वो सब, ठीक है, जिसका एक्सेप्शन नहीं है। और लास्ट कौन बचा? एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। भारत में अगर आपके पास कोई लैंड है जिस पर खेती होता है, एग्रीकल्चर होता है, उसके वो लैंड भी, यानी उस लैंड के खरीद बिक्री पे भी, अगर आप अपना घर वाला जमीन बेच रहे हैं, टाउन वाला, रूरल अर्बन एरिया वाला, या फिर रूरल में ही वैसा जहाँ पे खेती नहीं हो रहा है, एग्रीकल्चर लैंड नहीं हो रहा है, अगर उसको बेच रहे हैं तो उस पर जो प्रॉफिट आएगा वो टैक्सेबल है, वो उससे सरकार आपसे टैक्स ले लेगी। लेकिन अगर एग्रीकल्चर लैंड है, मतलब जिस पर आप खेती करते हैं, अभी ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे लॉजिक है, किसानों लोग के लिए, भाई किसान लोग मान लीजिए ऐसा तो मोस्टली बेचते नहीं, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड अगर है तो उसको कैपिटल एसेट में नहीं रखा गया। कहने के बाद क्यों? क्योंकि इसको जब आप बेचेंगे या इसके बेचने का जो प्रॉफिट होगा वो आपको कैपिटल गेन में चार्जेबल इनकम टैक्स नहीं होगा, इस पर आपको टैक्स नहीं होगा। ये कैपिटल एसेट समझ में आ गया, ये यहाँ पे था इसलिए मैं इसको समझा दिया अच्छे से, ठीक है। अब आइए इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। अरे ठीक है, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इज टैक्सेबल अंडर हेड ऑफ अदर सोर्स। नहीं, गलत है ना। इंटरेस्ट देखिए, किसी भी बैंक अकाउंट में अगर आप एफडी करते हैं, बैंक डिपॉजिट रखते हैं, वहाँ से जो इंटरेस्ट आता है वो आपका फुल्ली टैक्सेबल है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में किया गया सेविंग टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए पुराने ज़माने से तो पोस्ट ऑफिस चला रहा था, अब हम लोग बैंक है, स्मार्ट हो गए, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट बैंक, HDFC, एक्सिस, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है ना, ये सब बैंक है। लेकिन इन सब बैंक पे जो इंटरेस्ट आता है ना, उस पर GST भी चार्ज होता है, वो टैक्सेबल इंटरेस्ट होता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में अगर आप पैसा रखे हैं, उससे जो इंटरेस्ट आता है वो टैक्सेबल नहीं होता है। इसलिए अभी भी देखते होंगे जो जिनको इन सब चीज़ का नॉलेज है वो अभी भी अपने पैसे वगैरह को कहाँ पोस्ट ऑफिस में सेव करते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में करेंगे एक तो वो पुराना है, गवर्नमेंट का है, मैंने 100% रिलायबल, सिक्योर, और साथ साथ इनकम टैक्स से भी आपको उसमें क्या है, बचत है, ठीक है। इसलिए ये भी क्या यहाँ कर रहा है, टैक्सेबल है, नहीं टैक्सेबल नहीं होता, ठीक है। आई होप सारे पॉइंट को हम समझा चुके हैं, ठीक है। तो जहाँ जो बात था हम आपको समझा चुके हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो डाउट होगा जो उसको कमेंट बॉक्स में लीजिएगा और देखिएगा, और इसका फोटो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।